वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और यहाँ सभी प्रतीकों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास कर गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पर भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके 1919 से 1948 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा चर्चित लोकप्रिय रहे हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी के विषय में मैं विस्तृत चर्चा एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ। वो वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तभी तो प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हार मास से बना ऐसा इंसान धरती पर कभी आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। गांधी जी को मिले उपनाम। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया, मलंग बाबा खुदाई खिदमतकार द्वारा कहा गया, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया, अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया, जादूगर शेख मुजीबुर रहमान द्वारा कहा गया। 4 जून 1944 ईस्वी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस द्वारा रंगून से आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के विषय में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। यह आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और यह ध्वज 3 समान क्षैतिज भागों में बटा हुआ है। ऊपर की पट्टी गहरे केसरिया रंग की है। केसरिया रंग त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की है, यह सत्य और शांति का प्रतीक है। श्वेत या सफ़ेद रंग हमें सच्चा, शुद्ध और सरल बनने के लिए प्रेरित करता है। इस सफ़ेद पट्टी के मध्य में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र है। चक्र का ऐतिहासिक महत्व है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक स्तंभ है, जिसे इस स्थान पर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। अशोक के स्तंभ में चक्र धर्म का प्रतीक है। चक्र गति, प्रगति और उत्साह को इंगित करता है। यह हमें धर्म एवं सच्चाई के रास्ते पर चलने और देश को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए भी प्रेरित करता है। तिरंगा में सबसे नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है। हरा रंग जीवन, उत्पादकता और खुशहाली को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह विश्वास और दृढ़ता का भी प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने झंडा बनाकर साकार की थी, जिस पर इंद्र का वज्र और कमल का फूल बना हुआ था। सचिंद्रनाथ बोस ने सर्वप्रथम बंग भंग के विरोध में 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर तिरंगा फहराया और इस तिरंगे की ऊपरी पट्टी में हरे रंग में कमल का फूल और बीच की पीले रंग की पट्टी में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था तथा नीचे की लाल पट्टी पर सूरज एवं अर्धचंद्रमा बना हुआ था। मैडम भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया था। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1905 ईस्वी में सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार झंडा गीत ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा को मान्यता प्रदान की और इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी।
15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा देश बना। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है और इस व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक भी अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। जन गण मन के विषय में चर्चा करेंगे हम। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया था। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। और इस राष्ट्रीय गान में कुल 13 पंक्तियां हैं जिसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल 2004 को अपने एक निर्णय में कहा कि सिनेमा हॉल अथवा न्यूज़ रिले के समय राष्ट्रीय गान सुनने पर खड़ा होना आवश्यक नहीं। भारत के दूरसंचार विभाग ने 15 नवंबर 2010 को अपनी एक विज्ञप्ति में राष्ट्रगान को मोबाइल की कॉलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किया। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के विषय में बात करते हैं अब। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत का एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रिगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च से आरंभ होता है और यह अंतिम महीना फागुन है। राष्ट्रीय पंचांग के क्रमशः 12 माह होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष और फागुन। भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। अब हम राष्ट्रीय पशु के विषय में चर्चा करते हैं। बाघ, शक्ति और शान का प्रतीक बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1972 ईस्वी में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ। 50 टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। भारत जो है विश्व में पाए जाने वाले कुल टाइगर्स का 80% टाइगर्स का घर है और 2006 में इनकी जनसंख्या जो थी वो 1411 थी और 2018 के सेंसस के मुताबिक इनकी जो जनसंख्या है वो 2967 हो गई है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो टाइगर सेंसस है वो हर 4 साल में किया जाता है। 2006 में पहली बार हुआ था, 2018 में अभी हाल ही में हुआ है। भारत सरकार द्वारा देश में तेजी से घट रही बाघों की संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। शेर मैसूर के नाम से कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने बाघ को अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया था। भारत में केवल गुजरात में सिंह पाए जाने के कारण 1967 ईस्वी में इससे राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1876 ईस्वी को रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। उनका यह गान मूल रूप से बंगाली भाषा में था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी, जिसमें उत्तरी बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक गीत को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस वंदे मातरम नामक गीत को
1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है और इस राष्ट्रीय गीत की धुन पंडित पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है और इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की बात करते हैं हम, पिलर्स ऑफ अशोक। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र और दाईं ओर एक सांड, बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित दिखाई देता है और अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं प्रगतिशीलता का घोतक है और पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है और सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का घोतक है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय में बात करेंगे हम। भारत सरकार द्वारा 1963 ईस्वी में मयूर पावो क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मयूर को राष्ट्रीय पक्षी मान्यता के बाद 1963 ईस्वी से इसे मारना कानूनन अपराध घोषित किया गया है। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प कमल की। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो न्यूसीपेरा। फ्रेंड्स, ये जो भी मैं ब्रैकेट में नाम जो है उच्चारण कर रहा हूँ, ये इनके वैज्ञानिक नाम हैं। इसे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है और यह गुलाबी रंग का होता है। इसकी पवित्रता का विवरण विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है और ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालेंसिस है और यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। बरगद पेड़ जितनी गहरी जड़ें और किसी वृक्ष की नहीं होती है। राष्ट्रीय फल के विषय में चर्चा करेंगे। आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम को भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें खेल में भाग लेती हैं। ओलंपिक हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड को 3-0 से हराकर जीता और इसके बाद 1956 ईस्वी तक भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने तदुपरांत 1964 और 1980 में भी 2 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को राष्ट्रीय खेल हॉकी का नया लोगो जारी किया जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है और इसमें 24 हॉकी स्टिकें एक चक्र पहिए के रूप में सजी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2510 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, सोन, गोमती, घाघरा, रामगंगा, अलकनंदा, कोसी, टोंस और महानंदा आदि है। फ्रेंड्स,
सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सभी नदियों के विषय में मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूं एक अलग वीडियो में, वो भी इसी चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 26 मिनट का वीडियो है वो। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। पवित्र गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि के लिए नमामि गंगे नाम से एक एकीकृत गंगा संरक्षा योजना की जो घोषणा है वह आम बजट 2014-15 में की गई है और इसके लिए सरकार द्वारा 2037 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। आप यहाँ उसकी पिक्चर देख सकते हैं। विश्व के ताजे पानी के 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी में इसकी उपस्थिति देखी गई है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यांगत्से नदी में बाजी और ब्राज़ील में अमेजन नदी में बीटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है और इनकी आंखों में लेंस नहीं होते हैं। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपीस के विषय में। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है और भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह है और इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। मुंबई आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिज़ाइन किया, प्रतीक चिन्ह को। इस समय वह आईआईटी गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन अक्षर आर को मिला जुला रूप है और ये इसका मिला जुला रूप है और देवनागरी के अक्षर आर को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्मारक के विषय में। इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मॉन्यूमेंट है और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। यहाँ इसकी पिक्चर है, आप सभी ने देखा होगा इसको। 10 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी और इसका डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया और यह ज्योति शहीदों की याद में सदैव प्रज्वलित रहती है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम हाथी के साक्ष्य सिंधु नदी घाटी की सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक कालीन आकाशीय देवता इंद्र ऐरावत हाथी को अपना वाहन के रूप में उपयोग करते हैं जो उन्हें समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विषय में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है और संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में के पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी।
परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली, मलयालम, तमिल, ओड़िया, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, बोडो, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, संथाली, असमिया। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपिता को राजभाषा यहाँ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 344 के अनुसार, और भारत के प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के विषय में चर्चा की जा रही है और वो आपको याद होने चाहिए। किसी भी यदि एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करने की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन फैक्ट्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है और यह वाक्य उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में 250 ईस्वी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडकोपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। सत्यमेव जयते को राष्ट्रपटल पर लाने और उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रोचक तथ्य, अन्य रोचक तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में अप्रैल 1921 ईस्वी में पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था और इस ध्वज को गांधी जी के सुझाव पर लाल, सफ़ेद और हरा रंगों में तैयार किया गया था, जिसकी सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चरखा बना था। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ था। 23 मई 1984 ईस्वी को प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सर्वप्रथम तिरंगा लहराया था। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। संसद का अधिवेशन राष्ट्रगान जन गण मन के गायन के साथ प्रारंभ होता है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से समाप्त होता है। वंदे मातरम कहते हुए 1927 ईस्वी में फांसी पर झूलने वाले प्रथम भारतीय अशफाक उल्ला खान थे। 15 अगस्त 1947 को प्रातःकाल श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का प्रथम पद गाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने 1937 ईस्वी में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया और इस समिति में सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य नरेंद्र देव। प्रोजेक्ट टाइगर में अब तक 47 बाघ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 66,777.344 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा। आज भारत में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर सिकंदर महान मोर को भारत विजय की निशानी के रूप में अपने साथ ले गया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 1996 में डॉल्फिनों को विलुप्त प्राय जीव घोषित किया गया था और राजस्थान में जयपुर के निकट कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया। यह विश्व का तीसरा हाथी गांव है। फ्रेंड्स, विश्व का तीसरा हाथी गांव है ये, भारत का नहीं। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा में भी मिलता है। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा झंडा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नोर्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के अंदर मुझसे किसी शब्द के उच्चारण में किसी तरह की मिस्टेक हुई है या भूल हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और यदि आपको उसका सही उच्चारण पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, उसको सुधारा जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें उनका आंसर देने में खुशी होगी और उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा।
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और बाकी लोगों की भी नॉलेज बढ़ाने में मदद कीजिए। और फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आने वाले समय में मॉडर्न इंडिया और हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि यूपीएससी मेंस से जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं कई वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा और पूरा मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि 4 से 5 वीडियो में होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। गुड बाय और घर में रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।